हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने सेक्शन 1 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस सब्जेक्ट का डिस्कशन करूंगा। बीपी 701T। इसमें हम लोग 2 नंबर में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द क्रोमोफोर्स विद एग्जांपल। AKTU 2021-22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछा हुआ है ये। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोमोफोर जो होता है इट इज अ पार्ट ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्रोमोफोर्स जो होता है, क्रोमोफोर्स का जनरेशन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में, विजिबल रेंज में या यूवी रीजन में एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट को होता है। अब जो न्यूअर डेफिनेशन है, इसके 2 डेफिनेशन है। एक ओल्ड डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्रोमोफोर्स वो कंपाउंड होते थे, वो फंक्शनल ग्रुप, वो स्ट्रक्चर जो कि कलर प्रोड्यूस करता हो, वो क्रोमोफोर कहलाता था अकॉर्डिंग टू द ओल्डर डेफिनेशन। नीचे देखें यदि आप तो बहुत प्रॉपर लिखा हुआ है ये। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप और सम अदर स्ट्रक्चर फीचर द प्रेजेंस ऑफ विच गिव अ कलर टू अ कंपाउंड, like a nitrogen group gives the yellow color to the in a compound form। नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं वो येलो कलर जनरेट करते थे पहले। तो ओल्डर डिफिनीशन में ये बोला गया कि वो फंक्शनल ग्रुप, वो कंपाउंड्स, वो स्ट्रक्चर जो कि कलर जनरेट करते हैं वो कहलाते हैं क्रोमोफोर्स। बट नाउ अ न्यूअर डिफिनीशन, इस समय जो नए डेफिनीशन है उसके अकॉर्डिंगली, जस्ट सी इन अपर साइड, any group which exhibit the absorption of electromagnetic radiation in a visible or ultraviolet region। वो ग्रुप जो कि एग्जिबिट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में, उनको हम लोग क्रोमोफोरिक ग्रुप बोलते हैं। अब सेकेंड लाइन, इट मे और मे नॉट बी इम्पार्ट एनी कलर टू द कंपाउंड। मतलब ये कंपाउंड ऐसे होते हैं कि कलर को जनरेट भी कर सकते हैं, कलर जनरेट नहीं कर सकते हैं। सो ये दे विल इम्पार्ट, मे नॉट, दे मे बी इम्पार्ट और मे नॉट बी जनरेट और इम्पार्ट एनी कलर टू द कंपाउंड। एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, देखिए आप, क्रोमोफोरिक ग्रुप के एग्जाम्पल लिख लिखा है मैंने। सो एसिटिलीन, एसिटिलीन कंपाउंड, एसिटिलिनिक ग्रुप लिखा हुआ है, इथिलिनिक ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, नाइट्रिक ग्रुप, दीज आर द ग्रुप्स विच विल जनरली वर्क एज ए क्रोमोफोर्स। तो बहुत सिंपल, ऊपर की 3 लाइन्स को लिखना है हमें। व्हाट आर द क्रोमोफोर्स? सो एनी ग्रुप विच एग्जिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन in a visible or ultraviolet region are, we can say, they are the chromophores. It may or may not impart any color to the compound. For example, some of the important chromophores are ethylenic group, acetylenic group, carbonyl group, acidic group, nitric group, etc. So next, question number 2, define the oxochromic group। जैसा कि क्रोमोफोरिक ग्रुप होता है, ऑक्सोक्रोमिफोरिक ग्रुप जो होता है, ये क्रोमोफोरिक ग्रुप तो होता नहीं है, दे आर नॉट अ क्रोमोफोरिक ग्रुप, बट इसको अगर क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं तो ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा को क्या करता है, हाइयर साइड में मूव कराता है। सो बहुत सिंपल लाइन लिखा हुआ है, क्वेश्चन AKTU में पूछा हुआ है, मणिपाल में क्वेश्चन आ रखा है। ये पार्ट सेक्शन ए का क्वेश्चन है, स्मॉल क्वेश्चन। So in a definition, in a proper definition form, you can write down the single line. What are the oxochromic group? Oxo, it is a group which itself does not act as a chromophoric group, but when attached to a chromophore, it shifts the absorption maximum towards the longer wavelength, along with an increase in the intensity of absorption। बोलने का मतलब ये है कि जो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है, जब इनको क्रोमोफ्लोरिक ग्रुप के साथ जब ये अटैच होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को शिफ्ट करते हैं हाइयर लॉन्गर वेवलेंथ के साइड में,
along with किसके साथ साथ इंक्रीजिंग इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को भी ये इंक्रीज करते हैं. OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, OR ग्रुप. OR मीन्स इट इज अ मिथॉक्सी ग्रुप. R means the alkyl alkyl methoxy, ethoxy, methyl CH3 CH2O5. Any alkyl group or alkyl oxy group you can say, alkyl amine group. They are the different groups which will work as a oxochromic group. ये oxochromic group की तरह वर्क करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द वेवलेंथ रेंज ऑफ यूवी रेडिएशन. बहुत बार ये एकीट्यू में भी पूछा गया है, जीपैट के का भी क्वेश्चन है ये. सो जो यूवी रेडिएशन होता है, द वेवलेंथ ऑफ यूवी रेडिएशन start at the blue ends. It will start from the blue ends of the visible light. It will about the 400 angstrom and end at the 2000 angstrom. You all of know that. जो हमारा यूवी रेडिएशन है ब्लू एंड से स्टार्ट होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होता है एंड फ्रॉम द 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है. सो अल्ट्रावायलेट रीजन इज सब डिवाइडेड इनटू द टू स्पेक्ट्रल रीजन. अल्ट्रावायलेट रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक नियर अल्ट्रावायलेट रीजन, इट विल बी कम्स अंडर द 2000 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम. फॉर और वैक्यूम अल्ट्रावायलेट जो रेंज होता है बिलो द 2000 एंगस्ट्रॉम, इट कम्स अंडर द फॉर और वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन. तो ये हमें याद रखना है. इट इज दीज टू रेंज आर द वेवलेंथ रेंज ऑफ यूवी रेडिएशंस. क्वेश्चन नंबर 4. डिफाइन द टर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी. बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो भाई स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक क्या होती है. स्पेक्ट्रोस्कोपिकल जो टेक्निक होती है, इसमें हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है किसी भी सैंपल के थ्रू, सैंपल जो होता है कैसा हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो सकता है, एटम्स के फॉर्म में हो सकता है, आयोनिक फॉर्म में होता है. तो उस सैंपल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास कराते हैं. ठीक है. अब क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है या जो एटम है, आयन है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके दे विल चेंज योर स्टेट. वो अपना स्टेट चेंज करता है. क्या करता है, इट विल मूव फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट. जो अगर मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन की बात होती है. द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन. यूवी की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली. तो उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन से होते हैं ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाते हैं. जब वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाते हैं तो उससे एब्जॉर्प्शन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं. और जब वही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से रिटर्न बैक होते हैं ग्राउंड स्टेट में तो उसे इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं. ठीक है. तो दो टर्म को याद रखेंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिफिनीशन बता सकते हैं आप. एक पहला चीज तो ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज होता है, और दूसरा चीज ये है कि जो सैंपल होता है वो सैंपल या तो मॉलिक्यूल का सैंपल होगा, एटम्स होंगे या आयंस होंगे. सो ऑन अ बेसिस ऑफ दीज टू थिंग्स यू कैन प्रॉपरली explain the term spectroscopy. So properly written here, spectroscopy is the measurement and interpretation of the electromagnetic radiation absorbed or emitted when the molecules or the atoms or the ion of a sample move from the one energy state to the another energy state. बहुत क्लियर बताऊं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा मेजरमेंट होता है, एक ऐसा इंटरप्रिटेशन होता है किसका, ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जिसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है या इमिट होता है मॉलिक्यूल से, एटम से या आयन से के सैंपल के थ्रू, विच विल बी इन विच द वन एनर्जी दे विल इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल्स या आयन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में मूव करते हैं. अगर एनर्जी दे विल मूव फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, देन दे विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, देन वी कैन से दे आर द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. व्हेन they will return, these electrons will return back into the ground state, then they will emit the energy, so they are the emission spectroscopy you can say. I think it's you understand properly स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक. व्हाट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसको आप बाइफर्गेशन करके सिंपल बोल सकते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ मेजरमेंट of the electromagnetic radiation which will be absorbed or emitted when a molecules or atoms are moved from the one energy state to the another energy state. Clear? Question number 5.
राइट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो प्रिंसिपल सेम जैसे डेफिनेशन में था, जस्ट स्मॉलर चेंज इन अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन अ मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ द सैंपल कंटेनिंग एटम और द मॉलिक्यूल। सो इसमें क्या करते हैं, सैंपल जो है एटम या मॉलिक्यूल कंटेन करता है, उसमें स्पेक्ट्रा का मेजरमेंट करना, ये तो होता है स्पेक्ट्रा मेजरमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसका मेजरमेंट वी कैन परफॉर्म। सो इट इज अ प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ मेजरमेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग द एटम और मॉलिक्यूल। ओके, स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी। जो स्पेक्ट्रा होता है ये क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है किसका, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड रेडिएशन। जो इंटेंसिटी है एब्जॉर्ब किया हुआ इमिटेड इमिशन किया हुआ रेडिएशन का, बाई अ सैंपल वर्सेस द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू में लेते हैं, एन यू न्यू, और वेवलेंथ लेमडा। ओके, so very simply you can say the principle of spectroscopy is based on a measurement of spectrum of a sample which containing the atom or molecule. Next question, define the sigma sigma star transition. तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें पता है कि वेरियस ट्रांजिशंस होते हैं, जैसे सिग्मा सिग्मा स्टार, उसके बाद जो है एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। सो AKTU में भी पूछा हुआ है। RGPV इज द राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, RGPV बोलते हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, इट्स इन भोपाल MP। सो द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए इन आस्क ऑलरेडी, डिफाइन द सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो सबसे पहले बता दूं, सिग्मा सिग्मा जो ट्रांजिशन होता है ऐसे कंपाउंड के अंदर होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऐसे कंपाउंड में होता है जिस सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, और जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि पाई, लोन पेयर का मतलब होता है पाई बॉन्ड, सो इट विल गिव द पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। अगर वो हेट्रो एटम का लोन पेयर है तो इट विल गिव द एन पाई स्टार ट्रांजिशन, हेट्रो एटम अगर प्रेजेंट है उसमें तो। सो ये बहुत कंपल्शन है कि जो सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है वो हमेशा ऐसा होता है जिस सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स में, and those are not having the lone pair of electron. Okay, so lines are the very clear. Sigma sigma star transition, these transition can occur in such compounds in which all the electrons are involved in a single bonded, सारे इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्डेड होते हैं, एंड देयर आर नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो कहाँ से होता है, बॉन्डेड होते हैं सिग्मा ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ ए मॉलिक्यूल टू एंटी बॉन्डिंग। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद हायर स्टेट में जाता है तो बॉन्डिंग फेज से एंटी बॉन्डिंग फेज में जाता है। तो इसमें क्या होता है सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में, द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ अ मॉलिक्यूल टू द एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड एज ए सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। मतलब जो सिग्मा सिग्मा स्टार टाइप का ट्रांजिशन होगा उसमें सिग्मा ऑर्बिटल से, बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल से मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो वो इट विल कम्स अंडर द सिग्मा सिग्मा टाइप ऑफ द, इट विल जनरेट अ सिग्मा सिग्मा स्टार टाइप ऑफ द ट्रांजिशन। तो ये जो लिखी हुई हैं, जो PPT में लाइनें लिखी हुई हैं, यही लाइन आपको बेसिकली लिखना है आंसर में। दीज, ये जो लाइन्स है ये जस्ट लाइक फॉर द लाइन्स आर रिटन फॉर द, ये आपके आंसर को लिखने के लिए लिखा हुआ लाइन है, ये नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंटेशन। आप इन्हीं लाइनों को लिख सकते हैं, दे ऑल द लाइन्स विल वर्क एज ए नोट्स, ये आपके नोट्स की तरह ही वर्क करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करते जाइए, लाइन को लिखते जाइए, बहुत सिंपल सिंपल लाइनें हैं और इसे आप प्रॉपर समझ भी सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।